नमस्कार। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में, मैनेजरियल थ्योरी के बारे में, साथ ही साथ रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। एक प्रबंधकीय अर्थशास्त्री का क्या रोल होता है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के आधारभूत सिद्धांत। इस वीडियो में जिन भी टॉपिक्स का डिस्कशन किया जाएगा, जो फैक्ट साझा किए जाएंगे, उनके बारे में आपकी कोई क्वेरी है तो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक थ्योरी, आर्थिक सिद्धांत। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, स्टडी ऑफ वेल्थ से रिलेटेड या लोगों की मनी रिलेटेड एक्टिविटीज से रिलेटेड। थ्योरी का मतलब होता है नॉलेज से, मतलब थ्योरी के अंतर्गत प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। तो इस इकोनॉमिक थ्योरी का मतलब उन सिद्धांतों से होता है जो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बनाए गए हैं। इकोनॉमिक थ्योरी डील करता है बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स से। जो प्रिंसिपल्स हैं उनके समूह को हम इकोनॉमिक थ्योरी सामूहिक रूप से बोलते हैं। इकोनॉमिक थ्योरी की फीचर होती है कि यह बाय नेचर मैक्रो भी है और बैक्रो भी है। मैक्रो इसलिए है कि इकोनॉमिक थ्योरी में हम एक फर्म से रिलेटेड या एक कंज्यूमर से रिलेटेड डिस्कशन भी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरी में हम पूरी इकोनॉमी की भी बात करते हैं। पूरी इकोनॉमी का जीडीपी क्या है, लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, यानी कि सामूहिक टर्म्स की भी हम बात करते हैं। पूरी इकोनॉमी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की भी बात करते हैं, इसलिए ये मैक्रो भी है। इकोनॉमिक थ्योरी डील करता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म, किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में, साथ ही साथ इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में भी। इसके अलावा यह डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज ऑफ रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरी इंडिविजुअल फर्म का स्टडी करता है, एनालिसिस करता है, या इंडिविजुअल कस्टमर का एनालिसिस करता है, तो इसका मतलब ये माइक्रो अप्रोच है इकोनॉमिक थ्योरी की। मैक्रो मतलब सूक्ष्म, एक संस्था के बारे में, एक फर्म के बारे में या एक कंज्यूमर के बारे में जब स्टडी की जाती है तो वो मैक्रो कहलाती है। यह बाय नेचर मैक्रो भी है क्योंकि इसमें हम पूरी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट के बारे में बात करते हैं, वेजेज के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था में रेंट की स्टडी करना। रेंट कैपिटल एसेट जो होती हैं उनके बदले में जो उन ओनर्स को मिलता है उसको रेंट कहते हैं। वेजेज जो लेबर काम करती है उसके बदले में सैलरी या जो भी अमाउंट उनको मिलता है वो वेजेज कहलाता है। इंटरेस्ट जो लोग कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, पैसा प्रोवाइड कराते हैं, उनको इंटरेस्ट मिलता है। और जो व्यक्ति रिस्क बियर करता है, यानी कि बिजनेसमैन स्वयं, वो अपनी रिस्क के बदले में प्रॉफिट लेता है। तो ये पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है। वहां पे यह है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। इकोनॉमिक थ्योरी हमेशा कुछ एजम्पशंस पे काम करती है, क्योंकि इकोनॉमी में जो फैक्टर्स होते हैं वो इतने ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं कि किसी एक के प्रभाव को जानना मुश्किल होता है। इस कारण से इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें कुछ एजम्पशंस ले ली जाती हैं। जैसे जब हम ये जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेते हैं कि राइस का रेट बढ़ गया, तो अब राइस का रेट बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, और उन सबको एक साथ स्टडी करना संभव नहीं होता है। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड के तहत जब हम इसकी स्टडी करना चाहेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ा है राइस की डिमांड पे।
क्या प्राइस बढ़ने से राइस की डिमांड कम हुई है या बढ़ गई है या कोई फर्क नहीं पड़ा है। और बाकियों को उस समय पे हम बाकी जितनी भी चीजें हैं कि राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ, अचानक कोई कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आ गया, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आया, उन सबको हम ये मान लेते हैं कि बाकी सारी चीजों में कोई अंतर नहीं है, अदर थिंग्स रिमेन सेम, यानी कि हम अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इन कैरेक्टर। इकोनॉमिक थ्योरी यानी कि इकोनॉमिक्स की थ्योरी पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है अपने कैरेक्टर में, यानी इसका कैरेक्टर, इसकी विशेषता पॉजिटिव साइंस की तरह भी है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि इकोनॉमिक थ्योरी हमें यह बताती है व्हाट इज। पॉजिटिव साइंस ऐसे साइंस होते हैं जो हमें फैक्ट के बारे में जानकारी देते हैं कि क्या है, व्हाट इज या व्हाट वाज, क्या था, इसकी जब जानकारी देते हैं तो वो पॉजिटिव साइंस कहलाता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं नेशनल इनकम क्या है, डिमांड क्या है, प्रॉफिट बढ़ने से, कोई प्राइस बढ़ने से डिमांड घटी या प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ी, मतलब जो एक्चुअल में है हम उसकी स्टडी करते हैं, तो ये पॉजिटिव साइंस कहलाता है। यह अपने कैरेक्टर में नॉर्मेटिव भी है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है जहां पे यह बताया जाता है कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी। जब कोई डिसीजन लिया जाता है और डिसीजन लेने में अगर इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हमारी मदद करते हैं, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स की वजह से हम ये सिचुएशन को समझ पाते हैं कि हमको क्या डिसीजन लेना है, हमको प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने के लिए सेल बढ़ानी है या सेल कम करनी है। तो इस चीज को जानने में जब ये मदद करता है इकोनॉमिक्स, तो उस समय इसकी नेचर नॉर्मेटिव हो जाती है। स्टडीज ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक थ्योरी की खास बात है कि ये प्रॉब्लम का केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट स्टडी करता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी कि वो एस्पेक्ट जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, उसको ही रिकॉर्ड करता है और उसकी ही स्टडी की जाती है। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बाय नेचर इकोनॉमिक नहीं है, जो मनी से रिलेटेड नहीं है, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनकी स्टडी यहाँ पे नहीं की जाती है। नेक्स्ट है मैनेजरियल थ्योरी। अब हमने अभी तक समझा इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में, तो अब तक हम इतना जान गए हैं कि इकोनॉमिक थ्योरी का मतलब उन सारे रूल से, उन सारे प्रिंसिपल से है जो इकोनॉमी में अप्लाई होते हैं। अब बात आती है मैनेजरियल थ्योरी की। मैनेजरियल थ्योरी की जब बात की जाती है तो यहाँ पे जो फोकस पॉइंट रहता है वो मैनेजमेंट पे रहता है। मैनेजरियल थ्योरी डील करता है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ निश्चित प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना एक फर्म की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। इसके अलावा यह केवल माइक्रो कैरेक्टरिस्टिक रखता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है वो अपनी फर्म की तरफ देखता है, अपनी फर्म के बेटर करने के लिए सोचता है। मैनेजमेंट का काम होता है कि जिस फर्म का वो मैनेजमेंट देख रहा है उस फर्म की सेल बढ़े, उस फर्म का साइज बढ़े, ग्रोथ हो, उस फर्म का प्रॉफिट बढ़े, उस फर्म के वेलफेयर के बारे में फोकस रहता है, तो एक फर्म के बारे में सोचता है, इसलिए ये माइक्रो रहता है। मैनेजरियल थ्योरी स्टडी करता है केवल इंडिविजुअल फर्म के बारे में। ये माइक्रो इसीलिए है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करता है। यह डील करता है स्टडी ऑफ ओनली प्रॉफिट थ्योरी। जो इकोनॉमी है वो प्रॉफिट थ्योरी के अलावा रेंट थ्योरी को भी देखती है और बाकी थ्योरीज को भी देखती है। लेकिन मैनेजरियल थ्योरी यानी कि मैनेजमेंट किसी फर्म का अपनी फर्म के प्रॉफिट से रिलेटेड होता है, प्रॉफिट में डील करता है कि अपनी फर्म का प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए। तो ये खास तौर पे फोकस करता है केवल प्रॉफिट थ्योरी पे। इसमें कोई एजम्पशन नहीं ली जाती है क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन हमको सोल्व करनी होती है। एक फर्म का मैनेजमेंट अपनी फर्म के मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट से जानना चाहता है कि उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, इसमें कुछ भी अज्यूम नहीं किया जा सकता है
क्योंकि हमको जो वास्तव में करना है हम उसके बारे में डिसीजन लेते हैं मैनेजरियल थ्योरी में, तो यहाँ पे कोई अजम्पशंस नहीं रहते हैं। एसेंशियली नॉर्मेटिव इन नेचर, आवश्यक तौर पे अपनी नेचर से ये नॉर्मेटिव ही रहता है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ये हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट स्टडी करने के बाद किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और फिर मैनेजमेंट को सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी, प्राइस बढ़ाने चाहिए कि नहीं बढ़ाने चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, फर्म का साइज बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। यानी कि ये नॉर्मेटिव नेचर में रहते हैं मैनेजरियल थ्योरी। स्टडी बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। अब मैनेजरियल थ्योरी की खास बात यह है कि यह इकोनॉमिक एस्पेक्ट को तो देखता ही है, साथ ही साथ ये नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी देखता है, जो इकोनॉमिक तो नहीं है लेकिन इकोनॉमी पे यानी कि फर्म पे प्रभाव डालते हैं, किसी ना किसी रूप से फर्म के परफॉर्मेंस पे प्रभाव डालते हैं, उनकी भी स्टडी इसमें की जाती है। नेक्स्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होते कौन हैं। देखिए, इकोनॉमिस्ट होते हैं वो पर्सन जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स के एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। ठीक वैसे मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट वो लोग होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिनको मैनेजमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक्स की भी अच्छी जानकारी होती है, विषय की समझ होती है। एक संस्था अपने यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की नियुक्ति करती है, एम्प्लॉय करती है। एम्प्लॉय इसलिए करती है क्योंकि संस्था को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं जिसमें इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है, तो ताकि उनको एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल सके, इसलिए वो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की नियुक्ति करते हैं। जितने वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा है, वहां पे मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट नियुक्त किए जाते हैं। इंडिया में भी कुछ मेजर कंपनीज में जैसे टाटा ग्रुप में मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट नियुक्त किए जाने लगे हैं। जो बड़ी एमएनसीज इंडिया में काम कर रही हैं उनमें भी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट काम करते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का काम होता है कि ये एडवाइज करते हैं लाइन मैनेजर्स को, डिसीजन लेने में मदद करते हैं। अब इनका रोल क्या है और इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी हम इन पॉइंट से आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला है स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इनका काम होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में खास तौर पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी फोर्सेस अफेक्ट करती है बाहरी तौर पे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस, जितनी भी बाहरी फोर्सेस एक व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, चाहे वो पॉजिटिवली प्रभावित करें और चाहे नेगेटिवली प्रभावित करें, वो बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की ड्यूटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करे और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को महत्वपूर्ण सलाह दे, एडवाइस दे, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। मेकिंग बिजनेस प्लान एंड फोरकास्टिंग। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का रोल होता है, उसकी ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है को बिजनेस प्लान बनाए और फोरकास्टिंग का काम भी करे। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि आने वाले समय में सेल कितनी बढ़ सकती है, इस चीज का अंदाजा लगाना, आने वाले समय में प्रॉफिट कितना हो सकता है, डिमांड कितनी हो सकती है, किसी के पर्टिकुलर कमोडिटी की, उसके प्राइसेस कितने हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में पहले से ही अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना फोरकास्टिंग कहलाता है। तो एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का काम होता है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके और फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करे और फर्म को बताए। इसके अलावा स्टडी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। व्यावसायिक संस्था के जो ऑपरेशंस हैं, बिजनेस ऑपरेशंस में वो सारी एक्टिविटी आ जाती हैं जो किसी बिजनेस के मेन फंक्शन को पूरा करने के लिए जरूरी होती हैं। जैसे किसी कंपनी का काम है कार प्रोड्यूस करना, तो कार प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी उस संस्था में की जाएंगी, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, चाहे उस संस्था का एचआर का काम है, चाहे उस संस्था में सेल्स और मार्केटिंग का काम है,
चाहे वहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज का काम है, वो सब ऑपरेशंस में आ जाता है। तो बिजनेस ऑपरेशंस का भी स्टडी करना, बिजनेस की जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, ऑपरेशंस हैं, उनको डिटेल में स्टडी करना भी काम होता है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का। एनालाइजिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, इसके अलावा मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का रोल होता है कि वो संस्था को ये बताता है कि प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो सकती है आने वाले समय में, उसी के हिसाब से संस्था तय करती है कि प्रोडक्शन कितना करना है। फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, इसके अलावा इकोनॉमिक ज्ञान भी प्रोवाइड कराता है संस्था को। संस्था का जो मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट के ऑफिसर्स अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और इकोनॉमी की जो एडवाइस होती है, इकोनॉमी का जो नॉलेज होता है, इंटेलिजेंस होती है, समझ होती है, वो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट इनको प्रोवाइड कराता है। पार्टिसिपेशन इन पब्लिक डिबेट्स, इसके अलावा मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का रोल होता है कि ये अपने फर्म के जो हित के मुद्दे हैं उनको रखने के लिए पब्लिक डिबेट्स में भी हिस्सा लेता है। नेक्स्ट, इसका काम है एनालाइज करना इश्यूज को, जो इंडस्ट्री से कंसर्न हैं उनको एनालाइज करना, समझना और मैनेजमेंट को समय रहते उन इश्यूज के बारे में बताना, जो इश्यूज हमारी संस्था को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें हमने रोल में समझा कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आज की डेट में मल्टीनेशनल कंपनीज में और बिग साइज कंपनीज में। अब है फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये वो कॉन्सेप्ट हैं या वो प्रिंसिपल्स हैं जो इकोनॉमिक्स में रूटीनली यूज किए जाते हैं, रिपीटेडली यूज किए जाते हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल और इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। बात करते हैं इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल के बारे में। क्या कहता है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल? इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में और इसको फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के डिसीजंस में भी। यह क्लोजली रिलेटेड है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के जो कॉन्सेप्ट है उससे। हालांकि इसमें जरा सा अंतर है। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि जो मार्जिनल थ्योरी होती है इकोनॉमिक्स की, मार्जिनल कॉस्ट हो चाहे मार्जिनल रेवेन्यू हो चाहे मार्जिनल प्रोडक्शन हो, इसको मार्जिनल थ्योरी कहते हैं। मार्जिनल थ्योरी इस चीज की जांच करती है कि एक यूनिट अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की जाए तो टोटल कॉस्ट में कितना अंतर आएगा, यानी कि ये एक यूनिट के अंतर को मापती है, मेजर के माप करती है। जबकि इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल एक यूनिट नहीं बल्कि कई सारे यूनिट्स का ग्रुप ऑफ यूनिट्स की बात करता है, यानी कि एक लेवल की बात करता है कि जैसे अगर हमारी फर्म आज तक 2000 यूनिट बना के बेच रही थी और जब 2000 यूनिट बना के बेच रहे थे तो हमारी फर्म के यहाँ पे कॉस्ट आ रही थी 20,000 रुपये। अब हमारी फर्म ने 3000 यूनिट बनानी शुरू की और जब 3000 यूनिट बनाई तो हमारे यहाँ कॉस्ट आई 25,000 रुपीज। तो अभी जो अंतर आया 1000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ी। तो यह इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल की बात है, जबकि मार्जिनल प्रिंसिपल एक एक यूनिट की बात करता है कि अगर हम 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और 2000 यूनिट पे हमारी कॉस्ट आ रही थी 20,000 रुपये, तो एक यूनिट फर्दर प्रोड्यूस की जाए यानी कि 2001 हम करेंगे अगर, तो इसमें कितनी वृद्धि होती है। तो मान लो इसमें वृद्धि हो गई 9 रुपीज की। ये ऐसे ही एक डेटा ले लिया। तो जब एक एक करके यूनिट बात की जाती है तो उसको हम मार्जिनल कहते हैं, और जब साइज चेंज की बात की जाती है, ज्यादा यूनिट्स एक साथ चेंज होती हैं, तो वो इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल कहलाता है। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल ज्यादा व्यवहारिक प्रिंसिपल है क्योंकि वास्तव में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक एक यूनिट नहीं बढ़ाते हैं, वो एक लिमिट के बाद एक पर्टिकुलर यूनिट्स का लेवल क्रिएट करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। भाई 4000 बना रहे थे तो आगे 5000 बनाने लग जाए, हो सकता है अभी तक 4000 बना रहे थे, कम करके हो सकता है वो 3000 बनाने लगे।
तो इसकी वजह से जो अंतर आता है उसको इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल कहा जाता है। दो मेजर कॉन्सेप्ट इस एनालिसिस में आते हैं, एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट और एक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। यानी कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब हुआ कि जब हम पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग अमाउंट हम प्रोड्यूस कर रहे थे तो उस समय हमें टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी। जब हमने 1000 यूनिट फर्दर प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई। मान लीजिए 2000 पे टोटल कॉस्ट आ रही थी हमारी 20,000 रुपये, और इसके बाद हमने 2000 पे 20,000 कॉस्ट आ रही थी, इसके बाद हमने 1000 और यूनिट प्रोड्यूस कर दी, यानी कि टोटल कुल मिलाकर के 3000 यूनिट प्रोड्यूस कर दी 1000 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके, तो जो टोटल कॉस्ट थी हमारी वो बढ़ करके 25 हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है। तो 1000 यूनिट बढ़ाने पे हमारी जो कॉस्ट बढ़ी है वो 5000 बढ़ी है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। इसको थोड़ा और समझें कि 1000 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ाने पे टोटल कॉस्ट 5000 बढ़ी, यानी कि एक यूनिट के हिस्से में कितना अमाउंट आया। ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो है 5000 यूनिट जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें आई है, इसमें हमने यूनिट बढ़ाई है 1000, तो पर यूनिट हमको जो कॉस्ट बढ़ी वो केवल 5 रुपए बढ़ी। और अगर पहले पुरानी कॉस्ट हम देखें तो 20,000 यूनिट जब हम बना रहे थे तो उस समय 2000 यूनिट जब बना रहे थे तो टोटल कॉस्ट 20,000 थी, तो 2000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आता है, ये आता है हमारे पास 10 रुपए, यानी कि हर यूनिट का 10 रुपया कॉस्ट हमको हो रहा था। अभी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने पे जो एक्स्ट्रा यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो केवल पर यूनिट कॉस्ट 5000 आ रही है। इस थ्योरी का महत्व यही होता है कि मान लो हमको नए ऑर्डर मिलने वाले हैं और पुराने साइज को हम बंद नहीं कर सकते हैं, तो कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती हैं जो बढ़ती नहीं है। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बढ़ती नहीं है, केवल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। तो यहाँ पे जो 5000 रुपये कॉस्ट बढ़ी है ये वो कॉस्ट है जो फिक्स्ड है। फिक्स्ड कॉस्ट में कभी चेंज आता नहीं है। तो ये जो 5000 है ये वो कॉस्ट है जो बढ़ी है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट को ही यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहा जाता है। इससे हमें ये फायदा होगा कि मान लो अब तक का लेवल तो हमारी मजबूरी थी कि 2000 यूनिट हमें बनानी ही थी हमेशा और बेचनी थी। नया ऑर्डर हमें कोई मिल रहा है जो कि हमको कह रहा है कि केवल वो 7 रुपये पर यूनिट ही दे पाएगा हमें। तो जनरली कोई संस्था देखती कि हाँ भाई हम तो 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20,000 की कॉस्ट है तो पर यूनिट 10 रुपये है, तो कोई संस्था मना कर देगी कि 7 में कहाँ से बना के दे देंगे, 10 तो हमें कॉस्ट ही आ रही है। लेकिन मॉडर्न जो इकोनॉमीज हैं उनमें इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं कि अपॉर्चुनिटीज को छोड़ा नहीं जाता है, कहीं कोई दूसरा ऑर्डर ले ले। मान लो ये अल्प समय की बात है, छोटे समय की बात है, हमें बाकी चीजें बढ़ानी नहीं पड़ रही हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए 7 रुपये पे भी हम ऑर्डर ले लेंगे और 7 रुपये पे ऑर्डर लेके भी हम कमा लेंगे, क्योंकि हमें जो बढ़ी हुई यूनिट की कॉस्ट आएगी वो केवल 5 रुपये आएगी, तो 2 रुपये हम फिर भी कमा लेंगे। हालांकि लॉन्ग टर्म में यह डिसीजन हमारा लॉस भी दे सकता है हमें, क्योंकि अभी तो हमारे पास गुंजाइश थी कि हम बढ़ा सकते थे एक्स्ट्रा यूनिट बिना फिक्स्ड एसेट में वृद्धि किए, लेकिन एक लिमिट के बाद ये गुंजाइश खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद हमें नई एसेट खरीदनी पड़ेगी, तो यही कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। दूसरा नुकसान इसमें यह भी रहता है कि अगर हमने एक ऑर्डर ले लिया 7 रुपये में, तो आज तक जब हम 2000 यूनिट बना रहे थे 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी, तो हम किसी को बेच रहे होंगे तो 10 से ऊपर बेच रहे होंगे, और आज हम ऑर्डर ले लें कहीं से 7 रुपये का, तो जो हमारे पुराने ग्राहक हैं वो भी बिगड़ जाएंगे। वो कहेंगे कि आप नए आदमी को 7 रुपये में दे रहे हो पर यूनिट और हमसे आप इतना रुपया चार्ज कर रहे हो। ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। केवल शॉर्ट टर्म के लिए ये बेटर रह सकता है जहां पे कॉस्ट ओपन नहीं करनी हो मार्केट में। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब है चेंज इन टोटल कॉस्ट, जबकि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू जस्ट इसका कॉस्ट का उल्टा होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। जैसे पहले हम यूनिट बेच रहे थे पर यूनिट मान लो 15 रुपये, जब हम 2000 यूनिट बना के बेच रहे थे तो हम 15 रुपीज पर यूनिट बेचते थे, और अभी मान लो हम 1000 एक्स्ट्रा यूनिट जो बना रहे हैं, टोटल 3000 यूनिट जब बना रहे हैं, तो उसके बाद
हम मान लो इसको 15 रुपए पे ही बेचें तो हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया। तो पहले जो रेवेन्यू हो रही थी हमारी 30,000, अभी रेवेन्यू बढ़ के हो गई 45,000 रुपीज। तो इस तरीके से यूनिट बढ़ाने पे कितना चेंज आया रेवेन्यू में, वो कहलाता है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब अकॉर्डिंग टू इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल के अनुसार एक डिसीजन क्लियरली प्रॉफिटेबल होगा अगर ये 4 सिचुएशन बनती हों। अब डिफरेंट सिचुएशंस में हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहली सिचुएशन है कि जो भी हम चेंज कर रहे हैं, हम एडिशनल रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रहे हों, या कोई टेक्निक नई लगा रहे हों, या किसी पुरानी टेक्निक को हटा रहे हों, ये लगाने का भी डिसीजन होता है, हटाने का भी, यानी कि बढ़ाने का भी होता है प्रोडक्शन को, और प्रोडक्शन को घटाने का भी डिसीजन हो सकता है। सबसे पहला यह डिसीजन हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है कोई डिसीजन इस सिद्धांत के अनुसार अगर यह इंक्रीज करता है रेवेन्यू मोर देन कॉस्ट, यानी कि मान लीजिए हमें कोई नई मशीन लगानी है अपनी संस्था में और पुरानी मशीन को हटाना है। तो जब नई मशीन हम लगा रहे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी आमद कितनी बढ़ जाएगी इस मशीन को लगने के बाद और कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी। डिसीजन फायदे का रहेगा अगर हमारी रेवेन्यू ज्यादा बढ़ जाए और कॉस्ट कम बढ़े। मान लीजिए कॉस्ट में आ जाए 50,000 की इंक्रीमेंट, के पहले जितना कॉस्ट था 50,000 और बढ़ गया जब नई टेक्निक की मशीन लगाई तो, लेकिन हमने देखा कि हमारी रेवेन्यू तो 1 लाख बढ़ गई, तो हमारे लिए तो फायदे का सौदा हो गया कि रेवेन्यू बढ़ गई 1 लाख, खर्च केवल 50,000 बढ़ा, तो अल्टीमेटली 50,000 तो फर्म को एक्स्ट्रा मिल गया। सेकंड पॉइंट है इट डिक्रीजेस सम कॉस्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन इट इंक्रीजेज अदर। दूसरा है कभी कभी डिसीजन ऐसा होता है कि एक कॉस्ट को हम हटाते हैं तो दूसरी कोई कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। अगर हम कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम अब तक कहीं पे एक कोई एसेट हमने लीज पे ली हुई थी, अभी हम नई एसेट लीज पे ले रहे हैं और पुरानी एसेट की लीज खत्म कर रहे हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि बेनिफिट का ऑप्शन है कि नहीं है। तो हम ये इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि इससे जो कॉस्ट डिक्रीज हो रही है वो ज्यादा है और जो बढ़ रही है वो कम है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ती भी है। तो नई एसेट जो हम लीज पे ले रहे हैं मान लो वो 10,000 रुपए में पर एनम मिल रही है, पुरानी एसेट जो लीज पे थी मान लो वो उसमें हम 40,000 रुपए पर एनम दे रहे थे, तो फायदे का सौदा है क्योंकि यहाँ पे हमारा 40,000 का खर्च घट जा रहा है, रुपए का होगा तो 30,000 हमें बच जाएंगे। नेक्स्ट है इंक्रीजेस सम रेवेन्यू मोर देन इट डिक्रीजेस अदर। अगर डिसीजन इस तरीके का है कि यह कुछ रेवेन्यू इंक्रीज कर देता है किसी दूसरी रेवेन्यू में जो डिक्रीज हो रही है उसकी बजाय। जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट हमने बंद कर दिया, उसकी जगह दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट बंद किया उसकी रेवेन्यू अब हमारे लिए खत्म हो जाएगी। मान लो वो 10,000 सालाना रेवेन्यू देता था, नया प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं मान लो उसकी रेवेन्यू हमें आएगी केवल 8,000, तो ऐसा प्रोजेक्ट कोई चेंज नहीं करेगा क्योंकि 10,000 खो रहे हैं हम और मिलेंगे 8,000। अगर नया प्रोजेक्ट हमको 18,000 दे रहा है, पुराना प्रोजेक्ट हमको 10,000 दे रहा था, ये रेवेन्यू थी, तो हम उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें रेवेन्यू ज्यादा मिल सकती है। या डिसीजन ऐसा हो सकता है कि जो कॉस्ट को रिड्यूस करेगा मोर देन रेवेन्यू से ज्यादा। जैसे मान लो रेवेन्यू भी रिड्यूस हो रही है और कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है। सपोज करिए हमारी बहुत सारी शॉप्स हैं, उनमें से किसी एक शॉप को बंद करने का डिसीजन लेना है, तो हमें पता चला कि शॉप को अगर हम बंद करते हैं तो इस शॉप पे हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो 50,000 रुपए पर मंथ की कॉस्ट है और इस शॉप से जो हमें नेट इनकम मिल रही है वो 40,000 है। तो इसका मतलब ये फायदे का सौदा है क्योंकि जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, मोर है रेवेन्यू से। रेवेन्यू तो 40,000 की कमी आएगी, लेकिन इस एक शॉप पे हमें 50,000 का जो कॉस्ट होती है, हमारा खर्च लग जाता है, ये कम से कम बच जाएगा। तो कुल मिलाकर के 10,000 रुपए संस्था को बचत हो जाएगी इस डिसीजन से। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को कि एक डिसीजन अच्छा है अगर अल्टीमेटली वो प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है, तो कुल मिलाकर के यही इसका सार है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल का। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, रिपीटेडली यूज होता है इकोनॉमिक्स में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी लोग इसको हमेशा अप्लाई करते हैं। ये अलग बात है कि आम लोगों को हो सकता है ये जानकारी ना हो कि वो कोई प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं अपनी सोच में, लेकिन ये अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक पर्सन एक शॉप पे कहीं पे जॉब कर रहा है, एक शॉप है जहां पे वो जॉब कर रहा है और उस शॉप पे उसको 8,000 रुपीज मिल रहे हैं, उसको एक ऑफर आ जाता है दूसरी जगह से कि आप यहाँ पे अगर जॉब करोगे तो आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है।
तो वो पूछेगा कि भी मेरे को कितना पैसा मिल सकता है। तो वहां से पता चला कि आप यहाँ पे जॉब करोगे तो आपको 15,000 रुपये मिल जाएगा। तो आम भाषा में कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि भी मैं यहाँ पे जॉब करने जा रहा हूँ। अब मान लो आप उसको पूछते हो, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ, एकदम सामान्य एग्जाम्पल है, सभी लोग इसको अप्लाई करते हैं लाइफ में। आपको अनपढ़ आदमी से भी पूछोगे तो वो भी ऐसा जवाब दे देगा और आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्रिंसिपल क्या है। तो उसने 8,000 की जॉब छोड़ने को तैयार हो जाएगा और 15,000 की जॉब कर लेगा। अब आप उससे पूछ के देखना कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा कि मुझको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो बोलेगा 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा। अब आप बताइए 7,000 का प्रॉफिट कैसे हो रहा है, प्रॉफिट का तरीका क्या होता है। तो प्रॉफिट का तरीका क्या होता है कि आपकी जो रेवेन्यू है उसमें से कॉस्ट घटा दो। तो यहाँ पे रेवेन्यू उसकी कितनी हो रही है, 15,000 रुपये मिलेंगे उसको। 7,000 का प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो 60,000 को कॉस्ट मान रहा है अपनी, कि ये मेरी कॉस्ट है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली, पुरानी अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी। जो पुरानी अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी उसकी जो कीमत थी, उसकी जो इनकम थी आपको, वही आपकी कॉस्ट है। इसलिए आदमी बोलता है कि 7,000 का प्रॉफिट हुआ हमें, क्योंकि उसकी कॉस्ट 8,000 है और उसकी नई रेवेन्यू 15,000 है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये यूजफुल होता है डिसीजन लेने में, जब भी हमको कोई चॉइस होती है अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन की। फॉर एग्जांपल, हमें बिजनेस में चॉइस होती है कि मान लो हमें अपनी कोई एक नई शॉप या नई ब्रांच लगानी है। अब नई ब्रांच लगानी है तो हमारे पास ऑप्शन है कि ये एक्स जगह पे हम फैक्ट्री किराए पे लें या वाई जगह पे लें। तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है, यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है। तो जो ऑप्शन छोड़ देंगे उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हो जाएगी हमारे लिए। ठीक वैसे ही ये किसी भी चीज पे अप्लाई होता है कि मान लो हमारे पास 10 लाख रुपए रखे हैं। अब बिजनेसमैन सोच रहा है कि इस 10 लाख में नई ब्रांच खोल दे या कहीं दूसरी जगह अन्य कंपनी में मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, शेयर में या डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दे। तो वो देखेगा कि नई ब्रांच अगर खोलता है तो 10 लाख पे कितना इनकम होता है। उसे पता चला नई ब्रांच खोलने पे जो रिटर्न मिलेगा उसको वो 20% मिलेगा। फिर उसने मार्केट में पता किया तो मार्केट का ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट में अगर पैसे लगाता है तो अभी के जो हालात हैं वो हो सकता है 10% सालाना कमा पाए। तो वो देखेगा कि यहाँ पे 20% कमा रहा है तो वो यहाँ पे लगा देगा पैसा, अपना बिजनेस बढ़ा लेगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि वो कहेगा इसी में फायदा है। हम पूछेंगे कितना फायदा है, वो कहेगा 10% का फायदा है। क्यों है 10% का फायदा, क्योंकि वो 20% कमाएगा और 10% उसकी वो अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट है जो वो खो रहा है। रिसोर्सेज हमारे लिए स्कैर्स होते हैं। जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल की बात की, लेबर की बात की, एक जगह पे काम करता है आदमी दूसरी जगह पे नहीं करेगा। अगर एक जगह पे करेगा तो दूसरी जगह उसको छोड़ना पड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं, दुर्लभ होते हैं। इसलिए हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं सारी कमोडिटी। तो किसी एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोई एक कमोडिटी का प्रोडक्शन छोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसान है, अब किसान को बताया जाता है कि भाई आप कॉटन प्रोड्यूस करो तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। वो कहेगा ठीक है मैं कॉटन प्रोड्यूस कर दूंगा। अब कॉटन प्रोड्यूस करेगा तो नेचुरली उसको कोई फसल जो अब तक वो प्रोड्यूस कर रहा था वो छोड़नी पड़ेगी। मान लो वो व्हीट प्रोड्यूस करता था, अब वो कह रहा है कि व्हीट छोड़ना पड़ेगा तो कॉटन ले लेगा। व्हीट मान लो छोड़ दिया उसने, तो पर एकड़ अगर उसको व्हीट में मान लो 40,000 खर्चा काट करके बच जाते थे तो वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 20,000 उसकी कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी की जो उसने छोड़ दी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसा डिसीजन है जो कि सैक्रिफाइस होता है अल्टरनेटिव रिक्वायर्ड बाय दैट डिसीजन, यानी कि हम किसी अल्टरनेटिव का सैक्रिफाइस करते हैं। ये वाला अल्टरनेटिव हमने सैक्रिफाइस कर दिया तो इसी की जो कॉस्ट है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। सैक्रिफाइस ऑफ अल्टरनेटिव इन्वॉल्व होता है जब हम कोई डिसीजन लेते हैं रिसोर्सेज को यूज करने का और वो रिसोर्सेज सप्लाई में लिमिटेड हो। अगर उसकी सप्लाई लिमिटेड है, मान लो कोई रिसोर्स आता है ऐसा है कि जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, उसमें कोई कमी नहीं आती है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होगा। या यूं कहें कि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि जिसका एक ही यूज है और कोई यूज ही नहीं है, तो अगर हम वही यूज करेंगे और कोई यूज था ही नहीं, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था तो अब पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होगी। जैसे एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है जिसके पास कोई काम नहीं है, अब उसको एक जगह से मान लो नौकरी का ऑफर आता है कि आपको यहाँ पे 10,000 मिल जाएंगे, तो उसके लिए तो 10,000 पूरे का पूरा फायदे का ही सौदा है।
क्योंकि उसको अब तक कहीं काम ही नहीं कर रहा था, ना उसके पास ऑप्शन था। उस केस में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 0 होगी और इसलिए उसको 10,000 ही पूरा का पूरा बेनिफिट दिखेगा। तो एज ए कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है मेजरमेंट ऑफ सैक्रिफाइस। जो आपने सैक्रिफाइस किया, जो आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी करंट अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, उसका मेजरमेंट जरूरी है। सैक्रिफाइस मॉनेटरी होना चाहिए, मे बी मॉनेटरी और रियल, मॉनेटरी होना चाहिए और रियल होना चाहिए, वास्तव में आपने कुछ सैक्रिफाइस किया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही टर्म की जाती है कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस्ड अल्टरनेटिव, यानी कि जो सैक्रिफाइस्ड अल्टरनेटिव था उसकी जो कॉस्ट थी उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल भी एक काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का। इस प्रिंसिपल का जो बेसिक है वो ये है कि 1 रुपया आज जो है उसका वर्थ ज्यादा है उस 1 रुपये से जो आज से 2 साल बाद होगा। यानी कि इसको ऐसे समझें कि मान लो आप किसी को 100 रुपया आज दे रहे हो और इसके बदले में आपको 2 साल बाद 100 रुपया ही मिलेगा, 100 रुपया ही मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर मान लो ऐसा कोई इन्वेस्ट करना पड़ जाए तो कहीं पे इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। या एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं कि आपसे कोई पूछता है कि भाई देखो मेरे पास 100 रुपए हैं आपके, या तो आप आज ही ले लो या 2 साल बाद ले लेना, तो कोई भी आदमी क्या कहेगा? कोई भी रैशनल पर्सन यानी कि जो विवेकशील है, जो विचार करता है, जो अपना नफा नुकसान समझता है, वो कहेगा कि भाई मेरे 100 रुपए आप पे हैं तो आप आज ही मुझे 100 रुपए दे दो, अगर आपको क्षमता है देने की तो 2 साल बाद क्यों दूं मैं, आज ही दे दो। ऐसा कोई पर्सन क्यों कहता है? क्योंकि उसको पता है कि आज 100 रुपए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि अगर वो आज 100 रुपए लेके बैंक में जमा कर देगा तो दो साल बाद हो सकता है उसको 120 रुपए मिल जाए, तो कम से कम 20 रुपए फालतू तो मिलेंगे। यह एक कारण है। और दूसरा एक कारण होता है रिस्क। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरवेनिंग पीरियड है, सम ऑफ मनी कैन अर्न रिटर्न, वो रिटर्न कमा सकता है उस पीरियड में। मैथमेटिकल टेक्निक इसको एडजस्ट करने की, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। अब डिस्काउंटिंग किसको कहते हैं, इसको मैं दूसरे तरीके से आसान शब्दों में बताता हूं डिस्काउंटिंग कहते किसको हैं। जैसे हमने कहा कि आज 100 रुपये आपने लेने पसंद किए, मान लो आप ये चाहते हो कि आपको 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद आपको 1 लाख रुपए की जरूरत होगी और ये 1 लाख रुपए आपने सोचा कि मैं बैंक में कुछ रुपए जमा कर दूं जिससे मुझे 5 साल बाद 1 लाख मिल जाए। आप बैंक मैनेजर से पूछोगे कि साहब मुझे 5 साल बाद 1 लाख रुपया चाहिए, तो आज मुझे कितना जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए बैंक मैनेजर ने कुछ कैलकुलेशन की और उसके बाद उसने बताया कि अगर आज आप 60,000 रुपए जमा कर देते हो अपने अकाउंट में तो 5 साल बाद यह 1 लाख हो जाएंगे। तो 5 साल जो फ्यूचर के हैं, इसका मतलब है कि उनकी आज की जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, वो 60,000 है, प्रेजेंट वैल्यू 60,000 है। और जिस तरीके से उसने इस 1 लाख के 60,000 कैलकुलेट किए, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग इसको एक और तरीके से समझें कि मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं और बैंक में मिलता है 10% पर एनम का ब्याज, तो 1 साल बाद ये हो जाएंगे 110। तो ये इस 100 रुपए की आज की प्रेजेंट वैल्यू है और ये 110 रुपए आज के 100 रुपए की फ्यूचर वैल्यू है। तो 1 साल बाद के जो 110 रुपए हैं, इनकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, 100 रुपए। तो जब हम इस प्रोसेस से, जैसे 100 रुपए से हमने 10% पे 110 निकाले, तो हमने क्या किया, 10% इसमें जोड़ दिया, 100 इंटू 10% निकाला और उसमें जोड़ दिया तो 110 हो गया। तो इसमें हमने इसको क्या किया, इसको हमने फ्यूचर की वैल्यू निकाला है। लेकिन जब फ्यूचर की वैल्यू से, यानी कि हम ये कहें कि 1 साल बाद हमें 110 रुपए चाहिएंगे, तो बैंक मैनेजर ने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है,
आप 100 रुपये जमा कर दो तो आपको 1 साल बाद 110 मिल जाएंगे। तो ये जो उल्टा फॉर्मूला लगाते हैं इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। जैसे अगर इसी में इसको पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे देखें। हमें जानना है कि हमें कितना प्रेजेंट वैल्यू रुपए का चाहिए, मतलब प्रेजेंट में हमें कितना वैल्यू जमा करना पड़ेगा, कितना रुपया जमा करना पड़ेगा ताकि हमको फ्यूचर में 110 रुपए मिल जाए, 110 110। तो एफ बी फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। तो 1 यहाँ पे है 1 और i का मतलब उन्होंने बताया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। 10% को 10 अपॉन 100 लिखते हैं और 10 अपॉन 100 को 1 अपॉन 10 लिखेंगे और 1 अपॉन 10 को 0.10 भी लिख सकते हैं। तो ये 0.10 जो है ये हमारा i है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.1 या 0 लिखें या ना लिखें उसका कोई मतलब नहीं रहता पॉइंट के बाद डिजिट के बाद 0 लिखने का, इसलिए 1 प्लस 0.1 और उसकी पावर n मतलब नंबर ऑफ ईयर। यहाँ पे चूंकि हम 1 साल का ही एग्जांपल ले रहे हैं तो नंबर ऑफ ईयर 1 रह जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें तो कितना आता है 110 अपॉन 1 प्लस 0.1 यानी कि 1.1। अब इसको कैलकुलेट करें 1.1 को तो ये कितना आ जाता है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ऊपर और बढ़ जाएगी, 11 से इसको काटेंगे तो 100 आ जाएगा यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकल आई। आप इसको किसी भी बड़ी से बड़ी अमाउंट में इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और चेक करके देखें। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आउट ऑफ मेनी, जब हमें कई में से एक बेटर ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो हम निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स फ्रॉम ऑल ऑप्शंस। और वो निकाल सकते हैं कैसे, बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर रिटर्न ऑफ ऑल ऑप्शंस एंड कैन टेक बेटर डिसीजन। इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रोजेक्ट हैं अलग अलग, प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3 है और इन तीनों में हमें तीनों का जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो है 10 लाख, हमें 10 लाख लगाने हैं। हमें पता चला इस पे कितना रिटर्न मिलेगा, इस पे कितना मिलेगा, इस पे कितना मिलेगा। इन्होंने बता दिया कि अगले 5 साल तक 5-5 लाख मिलते रहेंगे और लास्ट में आपको 6 लाख मिल जाएंगे। इसने बता दिया कि अगले 6 साल तक आपको 4-4 लाख मिल जाएंगे और अगले लास्ट में आपको 4 लाख फिर मिल जाएंगे। तो जब इस तरीके से तीसरे वाले ने बताया कि आपको आने वाले 20 साल में यहाँ पे 3-3 लाख मिलते रहेंगे और लास्ट के ईयर में आपको 10 लाख मिल जाएंगे। तो अब हम कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि हमारे लिए फायदे का सौदा कौन सा है। तो हम फ्यूचर के जितने भी ये इनफ्लोज हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इसकी कि ये हमें कितना कमा के देगा टोटल में फ्यूचर में। उसकी आज की वैल्यू पता चल गई, इसकी भी आज की, इसकी भी आज की, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल स्टेट करता है, बताता है कि एक इनपुट एलोकेट किया जाना चाहिए इस तरीके से कि जो वैल्यू एडेड हो लास्ट यूनिट के द्वारा वो हर केस में सेम हो जाए। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल कहता है इसको। अगर हम ये अपनाते हैं तो वो कहता है कि आप तब मैक्सिमम प्रॉफिट आप कमा पाएंगे, बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज का। यह जनरलाइजेशन ही पॉपुलर है इक्वी मार्जिनल थ्योरी के नाम से। इसमें एक ऑप्टिमम एलोकेशन अचीव नहीं किया जा सकता है अगर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर इन वन एक्टिविटी देन अदर। एक एक्टिविटी से किसी दूसरी एक्टिविटी में जो वैल्यू है मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कम ज्यादा है। एज्यूम करते हैं कि एक फर्म इन्वॉल्व है 3 एक्टिविटीज में ए बी सी में, तो फर्म इक्विलिब्रियम में तब कही जाएगी जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इन ए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन बी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन सी या जितने भी होंगे जब उन सबकी बराबर हो जाएगी तो वो इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ के मैक्सिमम बेनिफिट उसको मिल पाएगा। इसको एक एग्जांपल से मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मान लो हमारे पास 2 प्रोजेक्ट काम में हैं, एक प्रोजेक्ट एक्स है एक प्रोजेक्ट वाई है, इन दोनों में काम चल रहा है। हम कुछ नए लेबर इनमें ऐड करना चाहते हैं और हमारे पास 5 लेबर मौजूद हैं जिनको हम
एक्स या वाई में लगाएंगे। तो हमें ये डिसीजन लेना है प्रोजेक्ट एक्स में लगाएं इन पांचों को या वाई में लगाएं या इन एक्स और वाई दोनों में लगाएं। तो कौन सी सिचुएशन हमारे लिए फायदे का सौदा रहेगी? हम देखेंगे कि एक्स में अगर हम लगाते हैं तो एक वर्कर के आने से हमारा जो करंट प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ जाता है। एक एडिशनल लेबर के लगाने से जो करंट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। मान लो अगर हम एक लेबर, पहला लेबर एक्स प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो इसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इस तरीके से है कि पहले यूनिट लगाने से 5 हमें, या और कोई अमाउंट ले लेता हूं, 10 यूनिट हमें मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, या रुपये में माप लेते हैं, 10 रुपये का हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक लेबर और लगाएंगे फर्दर तो हमें पता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है उसका ट्रेंड गिरने का रहता है कि जैसे ही हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट वन मोर यूज करेंगे तो ये डिक्रीजिंग में होता है, इसीलिए इसको डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक एडिशनल वर्कर लगाने से जो प्रोडक्ट बढ़ेगा वो डिक्रीजिंग से रेट से होगा। तो पहला यूनिट लगाने से 10 हो रहा है एक्स में, दूसरा यूनिट लगाने से मान लीजिए सपोज करिए 8 होता है, तीसरा यूनिट अगर लगाएंगे इसमें तो पता चला 6 होगा, चौथा यूनिट लगाने पे पता चला इसमें 7 का ये हमें 5 रुपए मिलेगा, नेक्स्ट यूनिट एक और लगाने से हमें इसमें 1 मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। तो 10 अगर हम पांचों यूनिट लगा देते हैं तो हमें टोटल इतने रुपए का बेनिफिट प्रोडक्शन हो जाएगा। अब वाई में पता किया कि वाई में क्या रेट चल रहा है। वाई में अगर हम एक वर्कर लगाते हैं तो पता चला हमें कि यहाँ पे वाई में एक एडिशनल वर्कर लगाने से हमको 8 रुपीज का मार्जिनल प्रोडक्शन होगा, 8 का बेनिफिट होगा। एक और लेबर हम लगाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे हमें 7 का बेनिफिट होगा। एक और लगाते हैं अगर हम इसमें तो मान लीजिए हमें यहाँ पे जो बेनिफिट मिलेगा वो एक और एडिशनल लगाने से यहाँ पे 6 का हमें प्रोडक्शन मिलेगा मार्जिनल, और ये कम होता जाएगा धीरे धीरे, फिर 5 का मिलेगा, फिर 4 का मिलेगा। अब हम देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन हमारे लिए बेस्ट रहेगी। इसको मैं 5 की जगह 6 लेबर कर रहा हूँ यूज, डेटा को 6। अब 6 लेबर हमको एम्प्लॉय करने हैं तो अब अगर आप यहाँ पे इसको मैं 2 और 1 कर देता हूँ और इसको 3 कर देता हूँ तो ये 6 ऑप्शन है। आप चेक करके देख सकते हैं एक्स के जो 6 हैं, अगर हम 6 के 6 एक्स में लगा देते हैं तो टोटल प्रोडक्शन कितना मिलता है। वाई में 6 के 6 लेबर लगा दें तो कितना मिलेगा, दोनों में बांट के लगाएं तो कितना मिलेगा। बांटने वाला मैं बता रहा हूँ, आइडिया हो जाएगा आपको। तो बांट के जब हम लगाएंगे तो सबसे पहला लेबर हम कहाँ भेजेंगे, एक्स प्रोजेक्ट में या वाई में। हमें पता चला कि वो एक्स में भेजेंगे हम तो वो 10 का प्रोडक्शन करेगा, 10 रुपए का काम, तो पहला लेबर हम यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारे लिए फायदे का सौदा है। दूसरा लेबर आया तो उसको हम एक्स या वाई दोनों में ही 8-8 मिल रहा है, कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे इनडिफरेंट होंगे हम। तो क्योंकि हमारे पास 2 अभी वर्कर, ये 6 वर्कर हैं, 5 और बचे हुए हैं, तो इन दोनों पे हम इधर लगा देंगे 8 यहाँ पे और यहाँ पे। नेक्स्ट एक वर्कर और है हमारे पास अभी, उसको यहाँ पे लगा देंगे। फिर उसके बाद 4 हमारे एम्प्लॉय हो गए, 2 और बचे हुए हैं अभी, तो इनमें फिर हम इंडिफरेंट हैं तो एक एक्स में लगा देंगे, एक वाई में लगा देंगे। अब आप चेक करके देखें कि ये सिचुएशन जो है ये बेस्ट है। यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो हमारा मैक्सिमम हो पाएगा। ऐसा क्यों हो पाएगा, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो एक्स प्रोजेक्ट में भी 6 और वाई में भी 6 हम बराबर पे पहुंच चुके हैं, तो यही हमारे लिए ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा आप कोई भी बिठा के देख लेना, इसमें वो कम ही बैठेगा हमेशा। जैसे पांचों आप इसमें लगा देंगे तो आप 10, 8, 6, 5, 2, 1 का टोटल करके देखें, और इसका टोटल आप करके देख लें 10, 8, 8, 7, 6, 6, इनका टोटल करके देख लें सभी कॉम्बिनेशंस का। ये हमेशा सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा हमारी फर्म को। तो इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए रिसोर्सेज को इस तरीके से अलॉट किया जाए ताकि मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ एवरी एक्टिविटी इक्वल्स, हर एक्टिविटी का जो एमपी है वो इक्वल हो जाए, पहले प्रोजेक्ट का भी दूसरे प्रोजेक्ट का भी। यही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास चाहे जितने भी प्रोजेक्ट हैं सभी में। तो ये था आज का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट इसी टॉपिक का डिस्कस करेंगे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पे। थैंक यू।